बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ये हमारा टॉपिक है। तो इस लेक्चर में हम जो है ये डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे हम सॉल्व करते हैं और उसको ज्योमेट्रिकली कैसे ज़ाहिर करते हैं। लीनियर इक्वेशंस आपकी क्या है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि लीनियर इक्वेशन वो है जिसकी डिग्री 1 हो, या पावर आप या कुव्वत आप जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो 1 हो। तो हर टर्म में आपने देखना है। अब आपके पास ये है, आप देख सकते हैं ये जनरल जो है फॉर्म दी हुई है लीनियर इक्वेशन की। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, 1 2 एंड 3 इज़ इक्वल टू बी जो है। अगर तो ये बी जो है अगर नॉन ज़ीरो हो तो वो नॉन होमोजीनियस होगी, अगर ज़ीरो होगा तो होमोजीनियस होगी। आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। यहाँ पे वो ये शर्त बता रहा है A1 A2 A3 नॉट ऑल ज़ीरो। मैं बोर्ड पे आपको तफसील बताता हूँ। देन अगर यहाँ पे वही बात कि अगर बी ज़ीरो हो जाए तो वो होमोजीनियस है। इफ़ बी ज़ीरो देन होमोजीनियस। अगर बी ज़ीरो नहीं है, नॉन ज़ीरो है, तो देन वो नॉन होमोजीनियस हो गई। तो नीचे उसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, तो ये मैं आपको बोर्ड पे जाके समझाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीनियर इक्वेशन है आपके पास। आ लीनियर इक्वेशन इन n वेरिएबल्स। n वेरिएबल से मुराद है ये आपके n वेरिएबल्स हैं। ये पहला वेरिएबल, ये 2 वेरिएबल्स और ये आपके n वेरिएबल्स। यानी अगर 2 वेरिएबल हैं तो x1 और x2। अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो x1 x2 x3 या xyz जो भी आप नाम दे लें वेरिएबल्स। अगर x1 x2 एंड सो ऑन xn कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, अगर इस शक्ल में लिखा जाए where a1 a2 an and b are constant and the a's जो आपके a हैं वो are not all zero, तमाम के तमाम ज़ीरो नहीं होने चाहिए। तो ये है, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल है ये आपके पास है। तो बात सिंपल सी है कि ये मैं आपको एक सादा लफ्ज़ों में बता दूँ। लीनियर वो जिसकी डिग्री 1 हो। देखें x1 की डिग्री 1 है, x2 की डिग्री 1 है, x3 की डिग्री 1 है। वेरिएबल्स की डिग्री पावर देखनी होती है, वो डिग्री कहलाती है। तो पावर्स आपने देखी जिसको आप कुव्वत भी कहते हैं और आप एक्सपोनेंट्स भी कहते हैं, वो आपके क्या हैं 1 हैं। अब x2 पे x1 और x3 ये आपके क्या थे वेरिएबल्स थे, तो आप उनकी पावर्स देख लें तो वो 1 है। तो इसलिए ये दोनों जो हैं ये भी लीनियर है और ये भी लीनियर है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, अब आपने ये देखना होता है टर्म्स, इसमें कितने वेरिएबल इस टर्म में इस्तेमाल हो रहे हैं 1, इस टर्म में कितने वेरिएबल इस्तेमाल हो रहे हैं 2, इसमें नहीं इस्तेमाल हो रहा, इसमें इस्तेमाल हो रहा, इनकी पावर दे। अब इसमें आप देखें इस टर्म में 2 वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस टर्म की जो डिग्री है वो 2 है। 1 और 1 इसकी मिला के 2 बन जाएगी। इसलिए इसका जो है ये जो आप कह सकते हैं इस इक्वेशन की जो डिग्री है वो 2 है। इसलिए ये जो इक्वेशन है ये लीनियर नहीं है। ऐसे ही आप ये देख सकते हैं x1 का स्क्वायर रूट है तो वो पावर 1/2 होती है, इसलिए 1 होनी चाहिए लीनियर में। इसलिए ये भी आपकी क्या है लीनियर नहीं है। अब हम आते हैं होमोजीनियस इक्वेशन की तरफ। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, वो लीनियर भी और होमोजीनियस भी। और लीनियर का तो मैंने आपको बता दिया कि जो आपका वेरिएबल है हर टर्म में, हर टर्म की जो डिग्री है वो क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। देन इज़ इक्वल टू जो अगर ज़ीरो आ जाए, इधर कांस्टेंट ना, कांस्टेंट जो हो वो क्या हो 0 हो आपका, तो ये आपका क्या कहलाएगा होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जैसे अगर मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x1 + 3x2 + x3 इज़ इक्वल टू 0, तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन है होमोजीनियस। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ 5x1 - 3x2 + 7x3 इज़ इक्वल टू -5, तो ये आपकी क्या होगी नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी। ये आपकी नॉन होमोजीनियस है, ये नॉन होमो है, और ये आपकी क्या है होमो है। होमो का क्या होता है इज़ इक्वल टू 0 होती है, और नॉन होमोजीनियस इज़ इक्वल टू 0 नहीं होती, इन सिंपल वर्ड्स। नाउ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है आपके पास। आ फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज़ कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस और लीनियर सिस्टम। तो अगर फाइनाइट सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इक्वेशन नहीं इक्वेशन यानी एक से ज़्यादा हो जाए तो वो सिस्टम बन जाता है। तो वेरिएबल जो इस्तेमाल होते हैं उसमें वो क्या कहलाते हैं अननोन्स। जैसे ये 2 इक्वेशन है और इसमें आपके अननोन्स कितने हैं x1 x2 और x3, 3 अननोन्स हैं। तो ये आपको नीचे लिखा हुआ है। जनरल सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है आपके पास, वो ये है, आप देख सकते हैं ये है आपके पास। देन सोल्यूशन ऑफ आ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, तो जो सोल्यूशन आएगा उसको सोल्यूशन सेट कहते हैं। तो ये है बात। आगे चलते हैं। आप
लीनियर सिस्टम विद टू अननोन्स, तो आप देख सकते हैं कि x और y दो अननोन्स हैं। तो यहाँ पे जो आपके ये बातें लिखी हुई हैं ये इंपॉर्टेंट है और ये पास्ट पेपर्स में भी आई गई हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। वो कहता है इफ़ लाइन में बी पैरेलल एंड डिस्टिंक्ट इन विच केस देयर इज़ नो इंटरसेक्शन एंड कॉन्सिक्वेंटली, तो देन क्या होगा, नो सोल्यूशन होगा। तो द लाइन में इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, तो इन विच केस द सिस्टम हैज़ एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, तो सिस्टम का एक सोल्यूशन होगा। तो द लाइन में कोइंसाइड इन विच केस देयर आर इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन एंड कंसिक्वेंटली इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो उसके क्या होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो इसकी मैं आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। अब एक बात ये मैं उससे पहले आपको बता दूं कि अगर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम कौन सा होता है। अ लीनियर सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ़ इट हैज़ वन सोल्यूशन, अगर उसका वन सोल्यूशन होगा तो वो कंसिस्टेंट होगा। एंड अगर उसका सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो सोल्यूशन है, तो वो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो ये था आपके पास, जैसा कि अब ये आपके पास मिसाल है, एग्जांपल है, तो इसका ये एक सोल्यूशन है 3 और 2। आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास 3 और 2 आंसर आता है। तो ये सिस्टम क्या है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन और कंसिस्टेंट है। तो आपके पास नेक्स्ट ये ए और बी हैं। आपके पास ये सिस्टम दिया हुआ है, ये नो सोल्यूशन है, यानी ये इनकंसिस्टेंट है और ये इनफाइनाइटली मैनी है। तो ये तो आपको बाय ग्राफिकल बता दिया उसने, तो आपको मैथमेटिकली कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैं आपको एग्जांपल के लिए बोर्ड पे लेके चलता हूँ। हमारे पास ये सिस्टम्स हैं, ये आपके पास फर्स्ट सिस्टम है, ये आपके पास सेकंड सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं और ये आपके पास थर्ड है। आपको जैसे मैंने डेफिनेशन करवाई है कि अगर एक इक्वेशन है तो वो इक्वेशन है, अगर दो बन जाएं या तीन बन जाएं या चार बन जाएं तो वो क्या बन जाता है, सिस्टम बन जाता है। अब इस सिस्टम का क्या सोल्यूशन है, तो वो उसने तीन कैटेगरीज बताई हुई हैं कि वन सोल्यूशन है, वन सोल्यूशन के बाद वो कहता है नो सोल्यूशन है, और उसके बाद इनफिनिटली, उसके बाद है इनफिनिटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, उसके बाद है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो अब हम आते हैं फर्स्ट अपने सिस्टम की तरफ। तो ये इक्वेशन 1 का मैंने नाम दिया, ये इक्वेशन 2 का नाम दिया, इसको ऐड किया मैंने इन दोनों इक्वेशंस को। ये कट x2 की कीमत आ जाएगी 2, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, मैंने इक्वेशन 1 में x2 की कीमत पुट की है तो उससे x1 की कीमत आ जाएगी। तो सोल्यूशन आपका क्या है, 3 और 2। तो आप सबसे पहले x1 और देन आप x2 की वैल्यू लिखते हैं, तो ये है उसका सोल्यूशन। तो ये है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली वन सोल्यूशन आ गया। अगर आपके पास ये सेकंड है, सेकंड और थर्ड में ही आपने इसको फ़र्क करना है, इसको आप ऐड करते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, 0 डज नॉट इक्वल टू 2। अगर तो ऐसे आ जाए 0 डज नॉट, तो नो सोल्यूशन होता है, नो सोल्यूशन, यानी ये सिस्टम जो है इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो अगर तो ये आ जाए, जैसे ये थर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन है कि अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 0 इज इक्वल टू 0, तो फिर क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये अब आपको पता चल गया, अगर सोल्यूशन आ जाए वन सोल्यूशन, तो अगर 0 इज डज नॉट इक्वल टू किसी के, अगर यानी 0 इज इक्वल टू 0 ना आए तो देन नो सोल्यूशन। अगर आ जाए तो वो आपका क्या होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। लीनियर सिस्टम विद 3 अननोन्स, ये आपके पास लीनियर सिस्टम है 3 अननोन्स के साथ, x, y और z के साथ। तो ये है आपका, आगे ये इतना कोई है नहीं है कि अगर वो कहता है कि सोल्यूशन है तो ये है, तो नो सोल्यूशन, वन सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन एज शोन इन फिगर्स। तो ये तो पिक्स में दिखाया गया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। थ्योरम 1 है आपके पास कि एवरी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ 0, 1 और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, देयर आर नो अदर पॉसिबिलिटीज़। तो यानी अगर एक सिस्टम है तो या तो उसका सोल्यूशन है ही नहीं है, 0 है, कोई सोल्यूशन नहीं है, या उसका एक सोल्यूशन है या उसके काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशन है, इसके अलावा कुछ भी
आप पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अलावा। एग्जांपल 1 है तो आप देखते हैं कि इसका एक सोल्यूशन है तो ये यूनिक है। ऐसे ही एग्जांपल 2 है, आपको जैसे मैंने बोर्ड पे बताया तो 0 इज इक्वल टू 6 है, तो 0 अगर 0 के इक्वल आ जाए तो इन्फानाइटली मैनी सोल्यूशन, तो अगर ये 0 इक्वल नहीं आया 0 के तो ये इसका नो सोल्यूशन है। तो आपका ये जो ऊपर एग्जांपल थी ये नो सोल्यूशन है। देन आपके पास थर्ड जो है एग्जांपल जो है ये 0 इज इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखता है। ये वाला जो सिस्टम है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब है पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन जो है आपके पास, तो ये है आपके पास पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसको मैं बोर्ड पे करवाता हूँ आपको। तो देन है आपके पास ये, मैं सिंपल सा बता देता हूँ थोड़ा सा आपको, कि ये है आपके पास y इज इक्वल टू टी। अगर एक इक्वेशन है उसमें आपने y को t पुट करके एंड सॉल्विंग फॉर x इन टर्म ऑफ t, तो x को आपने इन टर्म ऑफ t हल करना है। तो कैसे कि यहाँ पे एक इक्वेशन है, ये आपके पास 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, आपने y को t रखा तो ये आ गया, तो x का ये सोल्यूशन है अगर y t हो। तो देन है आपके पास, अगर आप आगे चलें तो ये है आपके पास एग्जांपल्स। तो ये बड़ी इजी एग्जांपल्स हैं कि ये तो एग्जांपल तो बड़ी इजी है। अगर t को 0 रख दें तो y 0 है, तो यहाँ पे आप t को 0 रख दें या y को 0 रख दें तो x का आंसर आएगा, तो ये आपका सोल्यूशन होगा। देन अगर t 1 रखेंगे तो ये सोल्यूशन होगा, -1 रखेंगे तो आपके पास ये सोल्यूशन होगा। तो ऐसे ही आप नेक्स्ट आप कोई भी t के लिए सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। t की वैल्यू रख के तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो देन ये है आपके पास ये एग्जांपल है, तो मैं ये आपको एग्जांपल जो है ये बोर्ड पे करवाता हूँ। पैरामीट्रिक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास कि आपको वो मैंने अभी डेफिनेशन पढ़ाई है, तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले आप y इज इक्वल टू टी ले लें। तो फिर क्या होगा, 4x माइनस 2y की जगह पे t आ जाएगा इज इक्वल टू 1। तो ये है आपके पास x जो है इन टर्म्स ऑफ t आ जाएगा आपके पास। तो आप x की कीमत ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x ये -2t उधर जाके +2t + 1 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 2t/4 + 1/4। तो ये शेप आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने बताना है कि मैंने y इज इक्वल टू क्या लिखा था, t लिखा था। तो ये है आपकी पैरामीट्रिक फॉर्म। हमारे पास ये एग्जांपल है, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं, तो इसको हम बाय पैरामीट्रिक फॉर्म जो है जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस जो हैं उसके ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो मैं ये फर्स्ट इक्वेशन जो है ये आपके पास, इसमें y को मैंने t1 और z को हमने t2 पुट कर देना है। पुट कर दिया यहाँ पे, तो ये ऐसे बन जाएगी, x माइनस वाई को हमने t1 रखा +2z को हमने t2 इज इक्वल टू 5। सिंपल सी बात है। देन आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और बाकी टर्म्स जो हैं 5 इधर ही रहने दिया, माइनस उधर जाके +t1 और +2t2 उधर जाके -2t2। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी टेक, तो आपने अपनी मर्ज़ी से, अगर आप ये y t1 की कीमत अपनी मर्ज़ी से न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं 2, और इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेते हैं हमने 3 ली है, तो आप इसमें पुट करके x की कीमत आपने फाइंड कर ली। जैसे t1 की कीमत हमने 2 ली थी, इसमें पुट की, t2 की कीमत हमने क्या ली थी, 3 ली थी, तो हमने इसमें पुट कर दी, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो अब आपके पास x इज इक्वल टू 1 है, 2 है, 3। अब हम चेक करते हैं किसी भी एक इक्वेशन सिस्टम, 3 इक्वेशन है आपके पास 1, 2 एंड 3। तो इन तीनों में से किसी में भी हम फर्स्ट में पुट करते हैं, x माइनस वाई प्लस 2 z इज इक्वल टू 5 में x1 y2 एंड z की कीमत 3 है आपके पास। तो आप पुट करें यहाँ पे, तो अगर तो वो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाती है, तो वो आपका ये क्या है, सोल्यूशन है वो आपका इस सिस्टम का, x1 y इज इक्वल टू 2 एंड z 3। मैट्रिक्स नोटेशन क्या है, तो ये आपके पास सिस्टम है गिवन, तो उसका ये मैट्रिक्स नोटेशन है। इसको हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स या मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट भी कहते हैं। मैं बोर्ड पे चलता हूँ और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स भी आपको साथ बताऊंगा कि ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है।
तो ये है आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स और उसे ऐसे डिनोट करते हैं ए बी के साथ। मैट्रिक्स नोटेशन है ये आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, तो ये आपका गिवन सिस्टम है। तो इसको आपने कोफिशिएंट मैट्रिक्स में या आप इसको कहते हैं मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट में लिखना है। तो आपने x1 का कोफिशिएंट क्या है 1, x2 का कोफिशिएंट क्या है -2, x3 का 1। यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट नहीं है इसलिए 0, x2 का कोफिशिएंट है 2 और x3 का कोफिशिएंट है -8। देन है आपके पास x1 का कोफिशिएंट -4, x2 का कोफिशिएंट 5 और x3 का कोफिशिएंट आपके पास क्या है 9 है। तो देन आपके पास है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो होता है वो आपके पास ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, और जो आपके पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है वो आपने ये मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट ऐसे ही लिखने हैं। और देन आपने क्या करना है कि ये जो आपका b है तो वो साथ आपने ऐसे लिख देने हैं 0, 8 एंड 9। तो ये है आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स।